हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्लेम्सिया के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या होता है? तो एक्लेम्सिया क्या होता है? एक कंडीशन इन विच वन और मोर कन्वर्जन अकर इन अ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर and health are often followed by the coma and posing a threat to the mother and the baby। मतलब ये कंडीशन कब अगर होता है, जब प्री एक्लेम्सिया का कंडीशन में जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या हो जाता है, अगर उसमें कोमा हो जाए या कन्वर्जन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया क्या होता है? वन और मोर कन्वर्जन जिसमें आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर। आप लोग जानते हैं कि एक्लेम्सिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया में हाई ब्लड प्रेशर रहता है, प्रोटीनूरिया रहता है, एडिमा रहता है। लेकिन अगर साथ में कन्वर्जन भी है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्लेम्सिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। दैट नेक्स्ट हम देखेंगे इस कॉजेस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के क्या क्या कॉजेस हैं? तो सबसे पहला कॉजेस है एनॉक्सिया, ठीक है। एनॉक्सिया के कारण भी कन्वर्जन हो सकते हैं। एनॉक्सिया की कंडीशन में जैसे कि अगर लो ऑक्सीजन लेवल है तो उसके कारण क्या हो सकता है? कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड है सेरेब्रल एडिमा। अगर सेरेब्रल में एडिमा है, एडिमा फॉर्मेशन है, तो वो भी नर्व्स कंडक्शन को अफेक्ट कर सकता है और कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। देन थर्ड है सेरेब्रल डिसएरिथमिया। सेरेब्रल डिसएरिथमिया भी क्या कॉज करता है? एनॉक्सिया कॉज करता है या फिर एडिमा कॉज करता है, जिसके कारण फिर कन्वर्जन हो सकता है। फिर चौथा हमारा है एक्सेसिव रिलीज ऑफ द एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ग्लूटामेट। तो ये ग्लूटामेट भी क्या करता है? नर्व्स इम्पल्स में हेल्प करता है। तो अगर इसका भी अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? कन्वर्जन हो सकता है। देन है लॉस ऑफ द सेरेब्रोवास्कुलर ऑटो रेगुलेशन विद द फोर्स डायलेशन एंड वेसोस्पाज्म। मतलब अगर बहुत ज़्यादा जो वेसल्स जो हैं वो डायलेट होते हैं और वेसोस्पाज्म होते हैं, दोनों का कंडीशन रहता है। लेकिन ये जब लॉस ऑफ कार्डियोवास्कुलर, जो ये ऑटो रेगुलेशन है, ये ऑटो रेगुलेशन मतलब अपने आप ये रेगुलेट होते रहते हैं, डायलेशन वेसोस्पाज्म। लेकिन इसमें अगर कुछ लॉस हो जा रहा है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? कन्वर्जन हो सकता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे ऑनसेट ऑफ फिट्स। तो फिट्स कब ऑनसेट हो सकता है? तो ये इसका 3 कंडीशन है। पहला तो एंटीपार्टम, दूसरा इंटापार्टम, देन तीसरा है पोस्टपार्टम। तो एंटीपार्टम मतलब बिफोर द लेबर, ठीक है। बिफोर द लेबर कितना चांस रहता है? 50% चांस रहता है एक्लेम्सिया होने का। एंड सेकेंड है इंट्रापार्टम। तो इंट्रापार्टम मतलब कि ड्यूरिंग द लेबर, तो इसमें 30% चांस रहता है एक्लेम्सिया होने का। देन थर्ड है पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम में 20% होता है। पोस्टपार्टम मतलब कि आफ्टर द लेबर। तो ये था ऑनसेट ऑफ फिट्स। फिट्स कब ऑनसेट हो सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो एक्लेम्सिया के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? तो सबसे पहले हम इसको स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो इसके 4 स्टेज हैं: प्री मॉनिटरिंग स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लॉनिक स्टेज, देन स्टेज ऑफ कोमा, ठीक है। तो प्री मॉनिटरिंग स्टेज में क्या होता है? ये जो रहता है इसमें जो मदर बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। वो मदर क्या हो जाती है? अनकॉन्शियस हो जाती है। एंड देयर इज अ ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द टर्न टू वन साइड एंड द फेस एंड टंग एंड लिम्ब। जो उसके मसल्स होते हैं वो एक साइड में टर्न हो जाते हैं, चाहे वो फेस का हो या फिर टंग का हो या फिर लिम्ब का हो। जो मसल्स होते हैं वो एक साइड टर्न हो जाते हैं, ठीक है। देन तीसरा है आईबॉल रोल और टर्न टू वन साइड एंड बिकम फिक्स्ड। तो जो आई बॉल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? वन साइड टर्न हो जाते हैं और वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेज होता है ये लास्ट 30 सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टोनिक स्टेज। तो टोनिक स्टेज में क्या होता है? द होल बॉडी गोज इनटू ए टोनिक स्पंज द ट्रंक ओपिजियोथोटोमस, ठीक है। इसमें जो टोनिक में क्या होता है? जो बॉडी रहता है वो स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। एंड लिम्ब लिम्ब आर फ्लेक्स्ड एंड द हैंड क्लेंस्ड। और जो लिम्ब रहता है वो क्या हो जाता है? फ्लैक्स्ड हो जाता है और हैंड जो है क्लेंस्ड हो जाता है, मतलब मुट्ठी बना जाता है, ठीक है। देन थर्ड है रेस्पायरेशन सीजियस एंड द टंग प्रोट्रूड बिटवीन द टीथ। रेस्पायरेशन सीजियस हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। एंड जो टंग रहता है वो प्रोट्रूड मतलब टंग कहाँ पे आ जाता है? दोनों मतलब ऊपर नीचे टीथ के बीच में आ जाता है, ठीक है। देन चौथा है साइनोसिस अपीयर। और साइनोसिस भी देखने को मिलते हैं इस स्टेज में। देन है आई बॉल बिकम फिक्स्ड। जो आई बॉल है वो फिक्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है जो ये स्टेज रहता है वो 30 सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है। ये था हमारा टोनिक स्टेज।
देन हम नेक्स्ट स्टेज देखेंगे क्लोनिक स्टेज। तो क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, और फर्स्ट है ऑल द वॉलेंट्री मसल्स अंडरगो द अल्टरनेट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। जितने भी मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में होने लगता है, ठीक है। देन द सेकेंड है द ट्विचिंग स्टार्ट इन द फेस देन इन्वॉल्व वन साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड अल्टीमेटली द होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन। मतलब ट्विचिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, फेस से स्टार्ट होता है, वन साइड ऑफ फेस से, फिर देन वो क्या होता है, फिर पूरे एक्सट्रीमिटीज़ में, वन साइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में वो फैल जाता है, देन पूरा बॉडी में वो फैल जाता है कन्वर्जन, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्या है, बाइटिंग ऑफ द टंग अकर, मतलब दोनों दांत के बीच में टंग आ जाता है जिसके कारण बाइटिंग भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है ब्रीथिंग इज स्टेटोरियस एंड द ब्लड स्टेन फ्रॉडली सिक्रीशन फिल द माउथ एंड साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर, ठीक है। तो जो टंग होता है वो बाइट हो जाते हैं, वो बताइए। देन ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग क्या हो जाता है, स्टेटोरियस हो जाता है। देन स्टेटोरियस मतलब क्या होता है, हैविंग स्नोरिंग एंड गैस्पिंग साउंड आता है, ठीक है। एंड उसके बाद ब्लड स्टेन, मतलब ब्लड स्टेन जो फ्रोथी सिक्रीशंस रहते हैं वो माउथ में आ जाते हैं, और जो साइनोसिस जो हम लोग देखे थे टोनिक स्टेज में रहता है वो कहाँ चला जाता है, वो डिसअपेयर हो जाता है इस दिस स्टेज में, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोनिक स्टेज, और ये कितने मिनट के लिए रहता है, ये 1 to 4 मिनट के लिए रहता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेज ऑफ कोमा। स्टेज ऑफ कोमा में क्या होता है, द पेशेंट पासेस ऑन द स्टेज ऑफ कोमा। इसमें जो पेशेंट रहता है वो कहाँ पास हो जाता है, मतलब कोमा इसमें अकर हो जाता है। इट मे बी द ब्रीफ पीरियड ऑन ए अदर डीप कोमा परसिस्टेंट इन अनदर कन्वर्जन। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्लेम्सिया में कौन सा कन्वर्जन मेनली होता है, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए रहता है, मतलब छोटा सा पीरियड के लिए रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरे टाइप का कन्वर्जन है तो वो परसिस्टेंट डीप टाइम तक रह सकता है। तो ये था हमारा स्टेज ऑफ एक्लेम्सिया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे सिवियरिटी ऑफ एक्लेम्सिया। हमको कब पता चलेगा कि जो एक्लेम्सिया हो सीवियर हो गया, ठीक है। तो इसके साइन है, 6-7 साइन है। तो पहला साइन है क्या, कोमा ऑफ 6 और मोर आवर्स। जो कोमा रहता है वो 6 घंटा या उससे ज़्यादा रहेगा तब। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा तब। तीसरा है पल्स ओवर द 120 बिट्स पर मिनट, जब तो पल्स रहेगा 120 बिट्स पर मिनट से ओवर रहेगा तब। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ओवर रहेगा 200 mmHg। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 200 mmHg से ज़्यादा रहेगा तब हो सकता है। रेस्पिरेटरी रेट जो ओवर हो 40 बीट्स पर मिनट से, ठीक है। देन नेक्स्ट है मोर देन द 10 कन्वर्जन। अगर जो कन्वर्जन है प्री एक्लेम्सिया में अगर 10 से ज़्यादा कन्वर्जन आ चुके हैं, मतलब क्या हो सकता है, एक्लेम्सिया सिवियरिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिवियरिटी ऑफ एक्लेम्सिया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्नोसिस। तो इसका प्रोग्नोसिस ये ऑलवेज सीरियस 6% ऑफ द मैटरनल डेथ रिलेटेड टू द एक्लेम्सिया, ठीक है। जो 6% जो डेथ होते हैं मदर में वो क्यों होते हैं, एक्लेम्सिया के कारण। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। तो हम लोग इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो इसमें एक रेजिमेंट रहता है जिसको बोलते हैं लाइटिक कॉकटेल रेजिमेंट, ठीक है। लाइटिक कॉकटेल रेजिमेंट क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है क्लोरप्रोमाजीन, फिनार्जन एंड द पैथिडीन। ये तीनों ड्रग का मिक्सअप होता है जिसको एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो इसका डोज कैसे कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है 25 mg ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड 100 mg ऑफ पैथिडीन इन 20 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज आर गिवन इंट्रावेनसली, ठीक है। तो इसमें 25 mg क्लोरप्रोमाजीन देते हैं और 100 mg क्या पैथिडीन देते हैं। दोनों को मिक्स किस में करते हैं, 20 ml ऑफ डेक्सट्रोज में 20 ml का 5% डेक्सट्रोज रहता है उसमें IV देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही क्या दे सकते हैं, 50 mg क्लोरप्रोमाजीन एंड 25 mg प्रोमेथाजिन गिवन IV। अगर IM देना है तो फिर 50 mg क्लोरप्रोमाजीन कर लेते हैं और 25 mg क्या कर लेते हैं, प्रोमेथाजिन। देन सेकेंड है इसी के साथ क्या है, सब्सिक्वेंटली प्रोमेथाजिन 25 mg एंड क्लोरप्रोमाजीन 50 mg आर गिवन IM अल्टरनेटिवली एट द 4 hour interval for a period up to the 24 hours following
द लास्ट फिट। मतलब जो प्रोमेथाजीन है, प्रोमेथाजीन को कितना देना है 25 mg एंड क्लोरप्रोमाजीन को देना है 50 mg IM देना है, ठीक है। इसको अल्टरनेटिवली 4 घंटे के इंटरवल में इसको देते रहना है कितना 24 आवर्स तक, जब तक कि फिट्स जो है ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। देन हम लोग का तीसरा है IV 500 ml of 10% dextro drip is started at the beginning with the 100 mg pethidine and the drip rate is adjusted to 20 to 30 drops per minute, ठीक है। Then not more than 2 liter of dextrose and in all 300 mg pethidine are given in the 24 hours. Then pethidine drip should be continued up to the 24 hours following the लास्ट फिट। तो जो क्या IV देना है हम लोग को 500 ml डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज के ड्रिप में स्टार्ट करना है। किसको 100 mg पैथिडीन को डालना है, ठीक है। 500 ml 10% डेक्सट्रोज के साथ बिगनिंग करना है। देन ये ड्रिप रेट को कितना एडजस्ट करना है पर मिनट में 20 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। जो डेक्सट्रोज है वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो पैथिडीन है वो 300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 24 आवर्स में, ठीक है। और ये पैथिडीन ड्रिप को कंटिन्यू करते हैं 24 आवर्स के लिए, उस लास्ट फिट्स जब तक आते हैं तब तक के लिए, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारा है सबसे पहला ड्रग है सेडेशन। तो सेडेशन जो होता है उसमें हम मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। ये सेडेट करता है, इसका डोज है 10 to 20 mg IM, ठीक है। डायजेपाम भी देते हैं, ये डायजेपाम 10 mg है। देन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है हाइड्रोलाजिन एंड डाइजॉक्साइड, ठीक है। देन थर्ड है एंटी कन्वर्जन ड्रग। ये कन्वर्जन को रोकता है, ये इनहिबिट करता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। एंड इसमें देते हैं हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका डोज है 24 ग्राम पर 24 आवर्स में। देन नेक्स्ट ड्रग है हमारा फिनाइटोइन। तो फिनाइटोइन क्या है, एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका डोज है 18 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ठीक है। इसको भी IV देते हैं। देन नेक्स्ट ड्रग है सोडियम थियोपेंटोन। तो सोडियम थियोपेंटोन क्या है, एक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है एंड इसका यूज किया जाता है कन्वर्जन में। इसका डोज है 25 mg, ठीक है। IV देना है इसको भी। देन नेक्स्ट ड्रग है मसल्स रिलैक्सेंट। तो मसल्स रिलैक्स क्या करता है, ये मसल्स को रिलैक्स करके रखता है और इसके अलावा हम डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। एक्लेम्सिया में क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या ड्रग देखा इसमें, सेडेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी कन्वर्जन ड्रग, फिनाइटोइन, मसल्स रिलैक्सेंट एंड सोडियम थियोपेंटोन। तो ये था हमारा एक्लेम्सिया। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।